Hello everyone. So I welcome you all in this HC Verma Solutions Class Plus 2 series, and today we'll do question number 13th, 14th and 15th. So let's begin with question number 13th. That is, NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ions when one electron of sodium is transferred to chlorine. तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास सोडियम है और एक क्लोरीन है. सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और क्लोरीन मतलब उन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ. किस में से ट्रांसफर हुआ और किसने गेन किया वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. और वो ये बोल रहे हैं कि उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो गिवन है आपको 2.75 इंटू 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर. एंड दे हैव आस्क्ड फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. तो मतलब इन दोनों के बीच में आप लोगों को क्या फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो मैंने ये है हमारे पास Na, ये ले लिया मैंने Na और Cl मतलब सोडियम और क्लोरीन. अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281 और क्लोरीन का क्या है 287. तो अब अपनी स्टेबल नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमारे पास दो आयन्स आ गए जो मतलब इन दोनों के बीच में क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इनके बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में हमें गिवन है सेपरेशन. ये सेपरेशन हमें गिवन है 2.75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर में तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज मीटर. सो नाउ अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्स लॉ हमें बहुत अच्छे से दो चार्जेस के बीच में देता है और उनके बीच में अगर सेपरेशन r है तो हमारे पास ये बोलता है कूलम्स लॉ 1/फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r². और नाउ 1/4πε0 की वैल्यू हमें कितनी होती है कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹. तो ये बस यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है. और क्योंकि ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हुआ है तो इसलिए हम जो चार्जेस लेंगे Q1 और Q2 दोनों के दोनों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है और उन दोनों में चार्जेस कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो वो हम सब कुछ यूज करेंगे और इसमें फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0 की. ये दो चार्जेस सेम चार्जेस है तो स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर. तो जो भी नंबर्स अलग करके सॉल्व करके पावर्स अलग करके हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आया, पहले मैंने पॉइंट्स कट किए. ये मैंने पॉइंट्स कट किया, एक पॉइंट कटा, एक पॉइंट यहाँ से जब पॉइंट कटेंगे तो ऊपर 4 जीरोज आएंगी, नीचे आएंगी 2 जीरोज. तो जो मेरे पास ऊपर जीरोज बचेंगी 2. तो ये सारे पॉइंट्स कट करके ये पावर्स यहाँ से सॉल्व करके आई और इन सबको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया. और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डिवाइड करके वैल्यू आती है फोर्स की वो आ जाती है. ठीक है. तो आप ये कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैच करके. तो ये आपके पास आंसर आएगा फोर्स इतने 3.046 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन. तो ये आ गया आपके पास सोडियम और क्लोरीन आयन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ 14th क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स. तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू और मतलब पहले इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर रखने को बोला और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे रख के हम उनको उसने बोला है कि रेशियो फाइंड करनी है हमने और दो प्रोटॉन्स के बीच में. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है 9th में हमने पढ़ा है एक्सप्रेशन ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल्स टू G m1 m2 by r², where m1 and m2 are masses of that objects and r is the distance between two objects and G is gravitational constants. और इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है कूलम्स लॉ Fe इक्वल्स टू K Q1 Q2 by r², where K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹. अब यहाँ पे क्योंकि प्रोटॉन की बात हो रही है तो मास हम प्रोटॉन का लेंगे, वो हमने लिख दिया मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. एंड चार्ज हमें पता है प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी और के की वैल्यू भी हमें पता है. ये गिवन है सब, मतलब उन्होंने बोल दिया तो ये सब कुछ अभी तक जितना भी लिखा है ये गिवन है. और बस लास्ट में हमें फाइंड करनी है रेशियो.
और क्योंकि क्वेश्चन में पहले इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा है तो ऊपर Fe और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है और मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी सिंपल जो जो गिवन है और हमारे पास रेशियो आ जाएगा। तो ये मैंने Fe की वैल्यू लिख दी kq²/r², ये Fg की वैल्यू लिख दी g, m1 m2 था तो वो दोनों क्योंकि प्रोटॉन्स ही हैं तो m²/r²। और अब हम k की वैल्यू, g की वैल्यू, सब सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू की 9 × 10⁹ q² की वैल्यू पुट कर दी और m² की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से r² और r² दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास जो नंबर्स बचे हैं सेपरेट कर दो और पावर सेपरेट कर दो। तो ये क्या हुआ, 9 और 1.6 दो अलग हो गए, नीचे 6.67 और 1.67 इंटू 1.67 अलग हो गए और पावर्स मैंने सारी सेपरेट आउट कर दी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अप्रोक्सीमेशन। ओके, अब अप्रोक्सीमेशन मैंने क्या लिया कि ये जो 1.6 है और ये जो 1.67 है हालांकि सेम नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन से, वैसे तो क्योंकि कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड मतलब लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर बाय चांस आपके पास टाइम कम है एग्जाम में और क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है तो आप ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है। और एमसीक्यूज में अगर ऑब्जेक्टिव है तो वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो आप उसको राउंड ऑफ में ऑप्शंस के साथ भी आइडिया लगा सकते हैं कि राउंड ऑफ में कितना आंसर आ रहा है। तो मतलब अप्रोक्सीमेशन मतलब जहां पे काम कर रहे हो तो वहां पे आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। तो ये मैंने इन दोनों को आपस में ही कैंसिल कर दिया, 1.67 और 1.6 इन दोनों को आपस में। तो मेरे पास बचा 9/this और इन ये 667 बचा बस। और जब ये पॉइंट कट किया तो ऊपर 2 जीरोस आ गई तो ये चीज बची है, बाकी ये दोनों कैंसिल हो गए। 10 की पावर मैंने सब शिफ्ट कर दी, 9 - 38 - 11 ऊपर जाके +11 और -54 प्लस जाके ऊपर जाके +54। तो ये जो सिंपल अप्रोक्सीमेशन लेके जो मेरे पास आंसर आया है यह है 1.3, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके यह है 1.3 × 10⁻36। और जो आपका एक्चुअल आंसर है HC वर्मा की बुक में वो है 1.23 × 10⁻36। तो दिस इज टू क्लोज। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव में, कोई कंपेटिटिव एग्जाम में ऐसे के क्वेश्चंस आ जाएं तो पहली बात तो ऑर्डर से ही आपको पता चल जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत भी मतलब अगर आंसर्स डिफरेंट है, चारों ऑप्शंस डिफरेंट है, तो आप आराम से उसको 1.3 के नियर बाय 1.23 को टिक कर सकते हैं। और वैसे अदरवाइज अगर आप पूरा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप वो करेंगे तो आपका पूरा एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। 15th क्वेश्चन इज सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच में बी रिटन एज दिस। दो प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो तो हमें कूलम्स लॉ दे देता है, लेकिन जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया कि इस तरीके से आप सपोज कर लो कि लिख सकते हो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स को, एक एक्सप्रेशन दे दिया। और ए पार्ट में आप लोगों से पूछा है कि राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ सी एंड के। मतलब जो यहाँ पे इन्होंने सी और के यूज किया है, इनकी आपने डायमेंशन फॉर्मूला और एसआई यूनिट निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम ए पार्ट ही सॉल्व करते हैं, बाद में बी पार्ट रीड करेंगे। तो ये हमारे पास एफ की वैल्यू गिवन थी एक्सप्रेशन, ओके, और सी की डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, मतलब सी और के का पूछा है, तो पहले सी का मान लो हमने निकालना है। तो सी का जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है तो सी का हमने सी को अलग कर दिया, सी का एक्सप्रेशन निकाल लिया, तो आर के ऊपर जाके मल्टीप्लाई में और ये आएगा डिवाइड में। तो ये मेरे पास आ गई सी की वैल्यू। अब हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम जो भी हमारे पास आए हैं सी के फॉर्मूले में जो भी एक्सप्रेशंस आए हैं, जो भी टर्म्स आई हैं, क्वांटिटीज आई हैं, उनका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2। नहीं याद है तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वहां से आप इसको निकाल सकते हो। मास हो गया m, एक्सेलरेशन हो गया LT-2 एंड r स्क्वायर क्योंकि लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L स्क्वायर। और क्योंकि e⁻−kr एक रियल मतलब प्योर रियल नंबर है कि कोई क्वांटिटी नहीं है एक्सपोनेंशियल, तो इसका डायमेंशनल कोई नहीं है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो मेरे पास ये दोनों चीजें बची और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी L³ हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी सी की डायमेंशन। ठीक है, ये हमारे पास सी की डायमेंशन आ गई। एंड नेक्स्ट है यूनिट ऑफ सी। तो सी की यूनिट पूछी है। अब सी किससे मिलके बना है, फोर्स और डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसकी यूनिट नहीं है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन,
और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो ये सी की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब निकालना हमें के का डायमेंशन फॉर्मूला। अब के, क्योंकि सारे एक्सप्रेशन में सी के फोर्स के एक्सप्रेशन में सिर्फ के इसी के साथ है, एक्सपोनेंशियल के साथ, ई की पावर माइनस के आर में। अब हमें पता है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है एक्सपोनेंशियल, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब ये नंबर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका पूरा जो डायमेंशन है वो जीरो होनी चाहिए, डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो चीज है यहाँ पे वन आना, मतलब कैंसिल होना चाहिए कि इसकी डायमेंशन है हमारे पास आर मीटर, आर लेंथ है, तो के की वैल्यू ऐसा कुछ हो कि वो इसका जो यूनिट है आर का मीटर, वो इसको कैंसिल आउट कर दे और ये क्या बना दे, प्योर नंबर। क्योंकि अभी और के का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वन एल इनवर्स, क्योंकि आर का डायमेंशन है एल और ऊपर जाके हो जाएगा एल इनवर्स। और नेक्स्ट पूछा हमसे यूनिट के की, तो यूनिट क्या होगी, क्योंकि मीटर है, मीटर इनवर्स ऊपर जाके मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो यूनिट आ जाएगी 1/r की मीटर इनवर्स। तो ये हमने निकाल लिया यूनिट ऑफ के, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के, और पीछे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी एंड यूनिट ऑफ सी। तो अब रीड करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। तो बी पार्ट में उन्होंने सपोज क्या करवाया कि मान लो आपको के की वैल्यू दी हुई है 1 फर्मी इनवर्स। अब यूनिट हमें क्योंकि निकाल ली ना मीटर इनवर्स, तो मीटर को उसने फर्मी लिया है, मतलब लेंथ ही है फर्मी भी, लेकिन हमने उसको फर्मी में लेना है, लेंथ को मीटर में नहीं। 1 फर्मी में होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो वो आपको के गिवन है 1, और बोला कि रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इज जस्ट बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। तो जो कूलम्स लॉ से जो रिपल्सिव फोर्स आएगा और जो क्वेश्चन में आपको न्यूक्लियर फोर्स दिया है, वो दोनों बैलेंस हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स। कब बैलेंस होंगे, जब उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा दैट विल बी 5 फर्मी। और आप लोग मतलब गिवन है कि बैलेंस्ड है, और आप लोगों को क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ सी। क्वेश्चन क्लियर है। अब जो गिवन है कि जो रिपल्सिव फोर्स है और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बैलेंस्ड है, मतलब दोनों सेम है, तो उन दोनों को इक्वेट करके हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू में गिवन है 5 फर्मी और के की वैल्यू गिवन है 1 फर्मी इनवर्स। तो ये रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πε0 को पुट किया 9 × 10⁹, और क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की बात हुई है, प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19, दोनों प्रोटॉन्स हैं उनका स्क्वायर, अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 5 फर्मी, और 5 फर्मी को हमने जब चेंज किया है दैट विल बी 5 × 10⁻⁻15। और सिमिलरली अगर अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, वो आपको क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन था, दैट वाज सी e⁻−kr अपॉन r²। अब k आपको गिवन है 1 फर्मी, क्वेश्चन में गिवन है 1 फर्मी इनवर्स, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, r की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन, अब ये दोनों क्योंकि फर्मी और फर्मी इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो फर्मी में ही रहने देते हैं, जो भी है मीटर्स में भी होगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये पूरा नंबर डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है, अपॉन r²। क्योंकि दोनों मैंने वैल्यूज निकाल ली, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। अब इन दोनों को बैलेंस, क्योंकि बैलेंस्ड गिवन है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेट। तो यहाँ पे हमारे पास e⁻⁻5 था, वो +5 नीचे जाके +5 हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। बैलेंस्ड है तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये चीज आ गई। अब हमें क्योंकि सी निकालना है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और e⁻5 ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगी सी की वैल्यू। अब यहाँ पे आप करोगे मल्टीप्लाई, 9 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, और पावर आ जाएगी 10⁻⁻29 और e⁻5। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि e⁻5 को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने लेट कर लिया कि जो e⁻5 है वो है x, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने मान ली कि इसकी वैल्यू क्या है, x। अब क्योंकि इसको बोलते हैं हम एंटी लॉग e⁻5 को, लेकिन ये एंटी लॉग नेचुरल लॉग का है, तो हम लोग जो टेबल होता है हमारे पास, ये जो टेबल होता है, ये जो एंटी लॉग का टेबल है, ठीक है, ये हमें देगा लॉगरिथम टू द बेस 10, मतलब जो लॉग ये एंटी लॉग जो होता है हमारे पास उस टाइम पे लॉग टू द बेस 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास ये है नेचुरल लॉग। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे, हम सबसे पहले इसको लेंगे, दोनों साइड हमने नेचुरल लॉग लेना है, तो जब मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग लूंगी, नेचुरल लॉग और एंटी लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग। तो ये 5, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो गए, ये बचा e⁻5 का ओनली 5,
और यहाँ पे हमने ले लिया नेचुरल लॉग। अब क्योंकि मेरे को log टू द बेस 10 बनाना है, ये हमारे पास कन्वर्जन है। नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में लिखने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। और जब मेरे को 2. log x मतलब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है ना अल्टीमेटली, तो मेरे को ये चीज रिमूव करनी है, तो वो क्या आ जाएगी डिनोमिनेटर में। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, मेरे पास log x की वैल्यू ये आ गई। अब मेरे को निकालना है x, तो फिर से मैं इसका क्या करूंगी, इधर आके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो जो हम +1 में यूज करते थे लॉग टेबल, उसमें से हम एंटी लॉग निकालते थे। अब हम यहाँ पे वो चीज कर सकते हैं। पहले e⁵ में वो चीज नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि वो जो एंटी लॉग है वो हम लॉग टेबल में, हमारे पास जो लॉग टेबल में वैल्यूज हैं वो log टू द बेस 10 के लिए गिवन है। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि पहले इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया, अब इसका एंटी लॉग करेंगे और अब हम टेबल से 2.171 का एंटी लॉग चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी को याद नहीं है कि हम +1 में इसको कैसे करते थे, +1 +2 में हम इसको सीखते हैं, तो वो उसके लिए मैंने आपको डिटेल दी है कि कैसे हम लॉग टेबल से इसको चेक करेंगे। तो हमारे पास जो एंटी लॉग देखना है हमने वो है 2.171, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है वो लिखेंगे 171। और क्योंकि 4 डिजिट्स होनी चाहिए, हम क्या करते हैं पहली 2 डिजिट्स को देखते हैं, फिर उसके अंदर जो ये वाली डिजिट होती है थर्ड, उसके अंदर उसको देखते हैं नंबर को, और फिर ये जो ये चीज होती है इसमें मीन डिफरेंस वगैरह, ये चीज ऐड करते हैं। हमारे पास टोटल 4 नंबर्स होने चाहिए इसको देखने के लिए। 0 है तो नहीं है तो 0 ले सकते हैं, और वैसे ना भी हो तो हम कंसिडर कर लेंगे कि ये यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे स्टार्ट 1 से ही होता है वो। तो मतलब मेनली हमारे पास 171 है। तो हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे पहले 2 नंबर्स का 17, और हम एंटी लॉग टेबल पे जाएंगे 17 के अंडर देखेंगे। तो ये है हमारे पास 0.17, ठीक है। अब 17 को देखना है अंडर 1, क्योंकि 17 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास डिजिट्स दी हुई है 0 1 2। तो इस कॉलम में 1 वाले कॉलम में हम इसको चेक करेंगे, रो होनी चाहिए 17 वाली और कॉलम होना चाहिए 1 वाला। तो ये मेरे पास आ गया, दिख रहा है, आप देख सकते हो 1483, ठीक है। 17 का 1 के अंडर आया है 1483, तो ये मैंने लिख दिया 1483 लॉग टेबल से आया, ठीक है। अब डेसिमल कहाँ पुट करना है, उसके लिए आपका ये काम करेगा इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट है 2, तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो जो ये 3 आया है, तो मतलब 3 नंबर्स के बाद हमने क्या पुट करना है, डेसिमल। तो मेरे पास e⁵ जो कि x था उसकी वैल्यू आ गई 148.3। तो ये हमने e⁵ की वैल्यू ऐसे सॉल्व की है। तो ये आपको मेथड आना चाहिए। अगर आपको लॉग टेबल प्रोवाइडेड है पेपर में और कैलकुलेटर नहीं अलाउ है, तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। और जो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ तक हमने फाइंड किया होता, यहाँ पे e⁵ था, उसकी जगह पे वैल्यू पुट की, और इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज आ गई। और अगर डेसिमल शिफ्ट करना है मल्टीप्लाई करके, तो ये डेसिमल आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, और ये पावर क्या बन जाएगी 10⁻⁻26। और क्योंकि ये c था और c की यूनिट हमने खुद ही फाइंड की है, फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी। और हमने फाइंड कर लिया c।